मॉडर्न हिस्ट्री सार संग्रह से डे 2 स्टार्ट करते हैं। देखो अभी 12 बजने में 5 मिनट बाकी है, मतलब आज का काम आज कर रहे हैं, कल का काम इसको फिर कल करेंगे, लेकिन आज वाला काम पूरा कर देते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री है, पता है ना, स्टार्ट किए हैं। धन निष्कासन के सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? दादा भाई नेरोजी ने। क्या किया? धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे कौन? दादा भाई नेरोजी। मतलब ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नेरोजी। जैसे हम लोग का भारत में संसद होता है, लोकसभा राज्यसभा, वैसे ही इंग्लैंड में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, उसी में ये चुने गए थे। पहले भारतीय थे कौन? दादा भाई नेरोजी। कौन से पार्टी से टिकट मिला था? तो लिबरल पार्टी से 1892 में। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये एक बुक का नाम है। ये बुक किसने लिखा? तो दादा भाई नेरोजी ने। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब का नाम है बस। फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यह विचार किसने दिया है कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो ये विचार दिया है कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स कहाँ के थे? तो जर्मनी के थे। जर्मनी के दार्शनिक थे, अर्थशास्त्री भी थे, और समाजवाद के सपोर्ट करते थे, मतलब समाजवाद को सपोर्ट करते थे। कार्ल मार्क्स जर्मनी के थे, याद रखना। तो ये क्या बोले थे कि भारत में जो ब्रिटिश आर्थिक नीति है पूरा घिनौना है, एकदम बेकार है। जो भी नीति लगा रहे हैं अंग्रेज सब भारत में, वो बेकार है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? रजनी पामदत्त। इंडिया टुडे के लेखक कौन है? रजनी पामदत्त। बस इतना याद रखना है। एक बार में सब याद नहीं होगा, अभी दिखा रहे हैं, एक बार पढ़ लो, एक बार फिर से उसकी रिवीजन करा देंगे, एग्ज़ाम के पहले एक बार और करा देंगे, दिमाग में बैठ जाएगा। आप सोचोगे कि एक ही बार में रट लें, तो ये दिमाग से तुम निकाल दो कि एक ही बार में याद होगा। बार बार पढ़ो, दिमाग में बैठ जाएगा। एग्ज़ाम में ऑप्शन देखोगे, टिक लगा दोगे। यहाँ देखो, टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो JN टाटा के द्वारा। कब? 1907 में। डेट भी, मतलब जो अंडरलाइन कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे किए 1907, टिस्को, JN टाटा, तो याद रखना टिस्को की स्थापना JN टाटा ने किया 1907 में। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, कुटीर उद्योगों के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा। कुटीर उद्योग के विकास के लिए, तो कुटीर उद्योग क्या है? तो जो छोटे स्तर पर व्यवसाय किया जाता है, जैसे गांव में या गांव के घर में जो व्यवसाय किया जाता है, गांव में छोटा मोटा बिजनेस, उसी को बोलते हैं कुटीर उद्योग। इसके विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो ये ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन क्या करता है? तो वही कुटीर उद्योग का मदद करता, हेल्प करता, कैसे आगे बढ़ना है। तो महात्मा गांधी ने स्थापना किया था इसका। इसको छोड़ देना, बस जो पढ़ा है वही। 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ? तो पश्चिम बंगाल में। याद रखना सीधा, पश्चिम बंगाल में प्रथम जूट मिल 1855 में। भारत का प्रथम चाय बागान कहाँ स्थापित हुआ? कब स्थापित हुआ? 1833 में। भारत का प्रथम चाय बागान 1833 में। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 दिया है, सिर्फ एक ही पढ़ना है अभी। किनकठिया प्रथा, इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण बिहार के किसानों को अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। सब कोई जानता है कि नील की खेती वो लोग ज़बरदस्ती करवाते थे, और नील की खेती करने से क्या हो जाता, ज़मीन बंजर हो जाता था। तो इसीलिए चंपारण के जो किसान थे नील की खेती नहीं करना चाहते थे, और अंग्रेज जो थे कितना पे खेती करवाते थे नील का खेती? तो 3/20। 3/20 मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पे आपको नील का खेती करना है। और यही नील का खेती करके यही सब जो अंग्रेज थे बाहर भेजते थे। फिर हो गया, समझ गई ये पूरा। 3/20 भाग में नील का खेती करवाते थे कौन? अंग्रेज। इसी को बोला जाता है तिनकटिया प्रथा। और इसी प्रथा को महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह बोलते हैं ना, तो उसी चंपारण सत्याग्रह से तिनकटिया प्रथा को ख़त्म कर दिए थे।
और महात्मा गांधी को चंपारण कौन बुलाया था? तो राम कुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल करके नाम है कोई, कमेंट करना। कौन बुलाया था महात्मा गांधी को चंपारण में? तो राजकुमार शुक्ल करके नाम है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसमें बहुत सारा है, लेकिन बस इतना पढ़ना है। ब्रिटिश काल में मतलब अंग्रेज 3 गो भू राज व्यवस्था लाए थे। पहला था अस्थाई बंदोबस्त, एक था रैयतवाड़ी, एक था मालवाड़ी। बस इसमें इतना जान लो कि अस्थाई बंदोबस्त क्या था। तो अस्थाई बंदोबस्त क्या था? इसमें ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार को थी। मतलब जो भी भूमि से कर आएगा, राजस्व आएगा, वो जमींदार लेंगे और वो जमींदार ब्रिटिश सरकार को देंगे। सेकेंड वाला था रैयतवाड़ी। इसका याद रखना, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में। रैयतवाड़ी किसने लागू किया? टॉमस मुंडो ने 1820 में। रैयतवाड़ी में क्या था? तो ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान की। रैयतवाड़ी में सीधा किसान अपना कर किसको देते थे? ब्रिटिश सरकार को, डायरेक्ट, बीच में कोई नहीं था। इसमें बीच में कौन था? जमींदार था। फिर देखो, एक थर्ड नंबर है मालवाड़ी। मालवाड़ी किसने लागू किया? हॉल्ट मैकेंजी ने 1822 में। ठीक, मालवाड़ी क्या था? तो ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी समस्त गांवों के मुखिया को थी। मतलब जो भी कर आएगा भूमि से, वो क्या करेगा? तो किसान मुखिया को देगा और मुखिया ब्रिटिश सरकार को देता था। ये लिखा हुआ है ना, ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को थी। मतलब किसान देगा गांव के मुखिया को और गांव का मुखिया किसको देगा? ब्रिटिश सरकार को। इसमें किसान डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार को देता था। इसमें किसान पहले जमींदार को देता था और जब जमींदार ब्रिटिश सरकार को देता था। समझ गए? बस उतना ही देखना है, जो बोले उतना ही। वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की गई? रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू हुआ था। और रैयतवाड़ी के बारे में पढ़े क्या था, तो वही हम यहाँ पे लिख दिए हैं। कर जो था किसान सीधा ब्रिटिश सरकार को देते थे, वही है रैयतवाड़ी। किसने लागू किया? टॉमस मुन्नो ने 1820 में। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की सीधा जिम्मेदारी किसान को थी। किसान सीधा कर देते थे ब्रिटिश सरकार को। तो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू था रैयतवाड़ी। ठीक, अब इसमें आओ, अस्थाई बंदोबस्त का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो भू राजस्व के निर्धारण से। तो अभी हम लोग पढ़े ना, अस्थाई बंदोबस्त में भी वही था कि जो भी कर आएगा, कर किसान पहले जमींदार को देगा और जमींदार ब्रिटिश सरकार को देगा। तो ये अस्थाई बंदोबस्त किससे जुड़ा हुआ है? तो कर भू राजस्व से जुड़ा हुआ है। तो वही बोल रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त किससे जुड़ा हुआ है? तो भू राजस्व के निर्धारण से। ठीक, अस्थाई बंदोबस्त को किसने लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। देखिए हम लोग पढ़े थे, कल पढ़े थे ना कि भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो यही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। और कब यहाँ पे भी दिया हुआ है लॉर्ड कॉर्नवालिस? कब? 1793 में। तुम लोग को बताते बताते मतलब मेरे दिमाग में भी सब बैठ जा रहा है, मेरा सब रिवीजन हो रहा है। यहाँ पे देखो, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। भारत में रेलवे का जनक, लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। ठीक, सिंपल है। डलहौजी के प्रयत्नों के कारण ही महाराष्ट्र में 1853 में बम्बई से थाने तक प्रथम रेल चलाई गई। कहाँ से कहाँ? बम्बई से थाने। कब? 1853 में। किसने चलाया? लॉर्ड डलहौजी। रेलवे का जनक माना जाता है लॉर्ड डलहौजी को। इस पेज से हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब आ जाते हैं 1857 की क्रांति। देखो इसमें क्या दिया हुआ है। 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो मेरठ से। जो टिक लगाएंगे, जहाँ जहाँ लगाएंगे वैसे ही पढ़ना है, मेरठ से। और कब स्टार्ट हुआ? तो 10 मई 1857 को। ठीक, यहाँ पे देखो कभी कभी पूछ देता है कि मंगल पांडे कौन से बटालियन से थे? तो 34वीं रेजिमेंट से थे। कौन से रेजिमेंट से थे? तो 34वीं से। और कहाँ पे इनका पोस्टिंग था उस टाइम? तो बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में। बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में।
यहाँ पे देखो 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। कमल और रोटी प्रतीक था क्या चीज़ का? तो 1857 को जो क्रांति हुआ था उसका प्रतीक था कमल और रोटी। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। इसका तुम लोग जानते ही हो कि जो एनफील्ड राइफल था उसमें जो चर्बी वाला कारतूस लगता था ना, वो चर्बी गाय के मांस से बना होता था, इसीलिए मंगल पांडे विरोध किए और जो उनका अधिकारी था उसको गोली मार दिए। यहाँ पे देखो अंग्रेजों के शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव में 1857 के विद्रोह का जन्म दिया। 1857 का विद्रोह जो है इन सब कारणों से हुआ था। आर्थिक नीति जो था, राजनीतिक जो था, धार्मिक शोषण करते थे, प्रशासनिक नीतियों का मतलब खराब प्रशासनिक नीति लाते थे, और उसी प्रशासनिक नीति में भी ये शामिल था, ये वाला कारतूस जिस पे मंगल पांडे गर्म हुए थे। तो ये सब कारण था, विद्रोह को जन्म दिया था। समझ गए? यहाँ पे देखो 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये पहले बताए भी हैं कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। फिर पूछेगा कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टन था। सिंपल है, सब देख लेना। यहाँ पे देखो 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? पहली घटना कौन सी हुई थी? तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। सैनिक दिल्ली के लाल किले पर पहुंच गए थे। ऑप्शन में दे देगा बहुत सारा, ये भी दे देगा, टिक लगा देना ये वाला। यहाँ पे देखो 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य क्षेत्र से थे? तो अवध से थे। कहाँ से थे? तो अवध से थे। अवध अभी कहाँ है? यूपी में है। जो अयोध्या वाला साइड है उसी को अवध बोला जाता है। 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 में जब विद्रोह हुआ, अब देखा कि कंट्रोल नहीं होगा तो क्या किया? तो इलाहाबाद में आपातकालीन मुख्यालय बना दिया लॉर्ड कैनिंग। फिर यहाँ पे आओ, केंद्रीय संगठन की कमी और सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 ईस्वी का विद्रोह असफल रहा। अब ये बता रहा है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह असफल क्यों रहा? तो केंद्रीय संगठन की कमी, मतलब जो विद्रोह हुआ था ना, तो इसका कोई केंद्र में, मतलब इसका कोई लीडर नहीं था कि जो पूरा जो विद्रोह हुआ है, पूरा भारत में जो विद्रोह हुआ, पूरा भारत में नहीं, मतलब जहाँ जहाँ विद्रोह हुआ उसको कंट्रोल कर पाए। जैसे राजा होता है तो राजा एक युद्ध को कंट्रोल करता है ना, तो उसी तरह से इसके केंद्रीय संगठन की कमी थी। कोई इसका कोई मतलब ऊपर था ही नहीं कि कौन कंट्रोल कर रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। इस विद्रोह में कहा था तो यहाँ कुछ लोग कर रहे हैं, यहाँ कुछ लोग कर रहे हैं, वहाँ कुछ लोग कर रहे हैं, मतलब छिटपुट विद्रोह टाइप का था, इसीलिए ये असफल रहा। और क्या बोल रहा है? सुनियोजित रणनीति के अभाव। वही मतलब कोई प्लानिंग नहीं था, कहाँ कब क्या करना है। अब इसका कोई केंद्रीय संगठन रहता है तब ना प्लानिंग होता है कि हाँ यहाँ ऐसे करना है, वैसे करना है। तो जिसका मन हुआ वो किया, मतलब जिसको घाटा था वो विद्रोह किया, और जिसको घाटा नहीं था वो विद्रोह नहीं किया, इसीलिए ये फेल रहा। समझ गए? लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया? तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ से किया। 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। ठीक। और कहाँ की थी? सबको पता है, झांसी की रानी थी। झांसी कहाँ? यूपी में है। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया? तो कैप्टन हीरोज ने। वही विद्रोह को दबाया और रानी लक्ष्मीबाई को मार दिया। असम में 1857 ईस्वी क्रांति के नेता कौन था? तो मणिराम दत्त। मणिराम दत्त थे, कहाँ के? असम में लीड किए थे क्रांति को। फैजाबाद से विद्रोह करने किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? मौलवी अब्दुल्ला। मौलवी अब्दुल्ला पे 50,000 रुपये का इनाम था। कहाँ से विद्रोह कर रहे थे? फैजाबाद से। फैजाबाद भी यूपी में है। यहाँ पे देखो कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब के किससे अपना सेनापति नियुक्त किया? तो कानपुर से विद्रोह कौन कर रहा था? नाना साहब। नाना साहब को अपना सेनापति किसने नियुक्त किया? तो तांत्या तोपे ने नाना साहब को अपना सेनापति नियुक्त किया।
तांत्या तोपे का और क्या नाम था, तो रामचंद्र पांडुरंग था। अभी सिंपल है ये सब, इसको बस बार बार रिवीजन करना, दिमाग में बैठ जाएगा। रटना मत, एक बार पढ़ लिया ना, एक बार और पढ़ा देंगे कभी, दिमाग में बैठ जाएगा। बस जैसे बोले वैसे करते जाओ, खुद से करोगे दिमाग फट जाएगा। देख लो बहुत सारा है। तो यहाँ पे देखो, 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर किसे अपना सेनापति नियुक्त किए, तो बख्त खां को। पूछ सकता है कि जब 1857 की क्रांति हुआ था तो उस टाइम मुगल बादशाह कौन था, तो मोहम्मद बहादुर शाह जफर थे। किसे अपना सेनापति नियुक्त किए, तो बख्त खां को अपना सेनापति नियुक्त किए। यहाँ पे देखो, 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात जब दब गया 1857 की क्रांति, तो भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित कमीशन कौन था, तो पील कमीशन था। इसका मतलब समझो क्या है, समझा देते हैं बढ़िया से, देखो दिमाग में बैठ जाएगा। जब अंग्रेज़ों ने 1857 की क्रांति को दबा दिया, ख़त्म कर दिया, फिर क्या हुआ, तो भारतीय फौज का फिर से संगठन, मतलब भारतीय फौज को लोग फिर से बनाना शुरू किए अंग्रेज़ सब, और उससे रिलेटेड एक कमीशन बनाया, पील कमीशन। अब ये पील कमीशन क्या किया, तो जो भारतीय फौज का जो फिर से गठन करने लगा, तो उसमें भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दिया और ब्रिटिश सैनिकों की संख्या बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि विद्रोह से पहले उसमें भारतीय सैनिक ज़्यादा थे तो विद्रोह कर दिए थे। अब क्या किया, पील कमीशन क्या किया कि भारतीय सैनिक की संख्या कम कर दिया और अंग्रेज़ों सैनिक का संख्या बढ़ा दिया। समझ गए, यही था पील कमीशन। पील कमीशन यही किया था। पील कमीशन मतलब इसमें 10-12 गो अंग्रेज होगा, वही सब नियम कानून बना रहा होगा कि नहीं अब फौज में इतना भारतीय होगा और उससे ज़्यादा अंग्रेज का सैनिक होगा। समझ गए। अब आ जाओ इसमें, अब वहीं पे जो विद्रोह हुआ था, कहाँ विद्रोह हुआ था, कौन नेता था और कौन विद्रोह को दबाया था, ये देख लो। सब नहीं पढ़ना है, जो बोलेंगे वही। दिल्ली में विद्रोह हुआ, विद्रोही नेता कौन था, बहादुर शाह जफर था। इसके सेनापति कौन था, बख्त खां था, याद रखना इसको। और इसको दबाया कौन, निकलसन और हडसन, अंग्रेज़ का सब सैनिक था, जो भी अधिकारी था वही था। लखनऊ से बेगम हजरत महल, अभी हम लोग पढ़े ऊपर में, वहाँ पे लखनऊ में किसने दबाया, तो कैंपबेल ने दबाया। एक बार में पढ़ोगे याद नहीं होगा, बस अभी पढ़ो। झांसी और ग्वालियर, झांसी यूपी में है और ग्वालियर एमपी में है, दोनों आसपास में ही है। तो यहाँ से लीड कौन कर रहा था, तो रानी लक्ष्मीबाई और तांत्या तोपे। यहाँ पे विद्रोह को किसने दबाया, हीरोज ने दबाया, हीरोज ने। अभी हम लोग पढ़े थे यहाँ पे ना कि रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध किसके साथ हुआ, तो कैप्टन हीरोज के साथ, और यही हरा के विद्रोह को दबा दिया। कानपुर से कौन था, तो नाना साहब लीड कर रहे थे, विद्रोही नेता थे नाना साहब। और तांत्या तोपे कौन थे, उनके सेनापति थे नाना साहब के। यहाँ पे किसने दबाया विद्रोह को, कैंपबेल ने दबाया। इलाहाबाद से कौन थे, लियाकत अली थे। कौन दबाया विद्रोह, कर्नल नील। फैज़ाबाद से कौन था, तो अहमदुल्ला थे। कौन दबाया, नील। अभी हम लोग पढ़े थे अहमदुल्ला के बारे में, क्या पढ़े थे, 50,000 रुपये का इनाम था, फैज़ाबाद से विद्रोह कर रहे थे अहमदुल्ला। अब आ जाओ जगदीशपुर से कौन थे, कुंवर सिंह। अमर सिंह नहीं पढ़ना है, बस कुंवर सिंह पढ़ना है। यहाँ पे किसने दबाया, विलियम टेलर और विंसेंट आयर। टेलर और आयर याद रखना है। फिर आ जाओ यहाँ पे, फतेहपुर से अजीमुल्ला थे। बस यहाँ से याद ही रखना कि फतेहपुर से विद्रोही नेता कौन था, अजीमुल्ला थे। बस जो जो टिक लगाए वैसे ही पढ़ना है, सब कुछ करने के चक्कर में नहीं रहना है। और डेट अभी मत ही पढ़ना, क्योंकि डेट मान लो पढ़ लिए सबका, तो क्या याद हो जाएगा, याद नहीं होगा। तो पहले विद्रोही नेता और दमनकर्ता को देख लो, उसके बाद डेट एक बार जब कराएंगे रिवीजन ना, तो उस टाइम डेट देख लिया जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था, बहादुर शाह जफर थे। इन्हें इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया था। बताओ, अब फिर भी कुछ नहीं हुआ। इनको सब पता नहीं, रंगून भेज दिया था, रंगून या कहीं भेज दिया गया था, रंगून भेज दिया गया था शायद। रंगून, आज के टाइम में रंगून किसको बोलते हैं,
तो म्यांमार को बोलते हैं, म्यांमार को रंगून बोलते हैं, म्यांमार को रंगून बोलते हैं। म्यांमार का राजधानी कहाँ है? तो नैपीताई करके है, नैपीताई, देख लेना उसका, म्यांमार का राजधानी कहाँ है। फिर देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। ठीक, विद्रोह के बाद क्या हुआ? तो भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। मतलब विद्रोह हुआ तो जो अंग्रेज़ थे, जो ये ब्रिटिश सरकार था, उनको डर हुआ तो वो क्या किए कि पहले शासन भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकल गया, अब कहाँ चला गया? तो ब्रिटिश क्राउन, मतलब सीधा महारानी के पास चला गया शासन का अधिकार। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? 1 नवंबर 1858 को। यही जो बोल रहे हैं ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया, तो कब चला गया? 1 नवंबर 1858 को। और उस टाइम महारानी कौन थी? तो विक्टोरिया थी। फिर देखो वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन किस आयोग के गठन के तहत किया गया? तो पील आयोग। अभी हम लोग पढ़े ना यहाँ पे पील आयोग, कमीशन को हिंदी में आयोग बोलते हैं, पील कमीशन बोलो या पील आयोग बोलो। तो वही बात है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ, जब दबा दिया गया विद्रोह को, तो भारतीय सेना का फिर से गठन किया सब अंग्रेजों ने। और गठन में क्या किया? तो भारतीय सैनिक को कम कर दिया और ब्रिटिश सैनिक को बढ़ा दिया। पील आयोग ने ऐसा काम किया। वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया? लॉर्ड कैनिंग को। जब विद्रोह हुआ था तो गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। फिर विद्रोह दमन जब हो गया, विद्रोह जब ख़त्म हो गया, तो जो गवर्नर जनरल का पद था उसको ख़त्म कर दिया गया और वायसराय का पद बना दिया गया। तो प्रथम वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग बना। समझ रहे हो ना? एकदम सिंपल भाषा में बता रहे हैं, मास्टर की तरह नहीं बता रहे हैं कि पूरा डिटेल में बता रहे हैं कि एकदम उबाऊ लगेगा। भाई की तरह बता रहे हैं, जैसे हम पढ़ते हैं वैसे बता रहे हैं। मेरा भी एग्जाम है भाई। यहाँ पे देखो 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? मिर्जा गालिब शायर था, अंग्रेजों का आलोचक था, मतलब आलोचना करता था। यहाँ पे देखो पूछता है, भारत के शिक्षित मध्य वर्ग और जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। मतलब 1857 के विद्रोह से दूर थे, इन्होंने भाग नहीं लिया। कौन कौन? शिक्षित मध्य वर्ग और जमींदार। उस टाइम जमींदार ही तो मेन थे। अगर ये लोग साथ दे देते ना तो देश आज़ाद उसी टाइम हो जाता। लेकिन सब लोग बस मतलब वही बोल रहे हैं कि जिसको अंग्रेज़ों से घाटा था उन्होंने विद्रोह किया, जिसको घाटा नहीं था उन्होंने कुछ नहीं किया। और कितने लोग तो मतलब जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें अंग्रेज़ों का साथ दिया था। देखो आगे आएगा। 1857 के विद्रोह के कारण भारतीय भाषा में लिखने वाले प्रथम भारतीय कौन था? सर सैयद अहमद खान। क्या किए थे? 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाले प्रथम भारतीय, मतलब ये क्या लिखे हैं? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था तो उसका जो भी कारण था उस कारण को भारतीय भाषा में लिखे थे। कौन? सर सैयद अहमद खान लिखे थे। प्रथम भारतीय थे जो भारतीय भाषा में लिखे थे। मतलब कि इसका कारण सब विदेशी भाषा में भी लिखा था, लेकिन वो सब विदेशी था। पहला भारतीय यही थे जो भारतीय भाषा में लिखे थे। विद्रोह का कारण, क्या क्या कारण था विद्रोह का? यहाँ पे देखो 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार पीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया। आरा में है, जगदीशपुर कहाँ है? तो आरा में है, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में है, आरा डिस्ट्रिक्ट में है जगदीशपुर। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? देखो बोले थे ना कि बहुत लोग अंग्रेजों का मदद भी किए थे। यही है ग्वालियर के सिंधिया लोग। ग्वालियर कहाँ है? एमपी में। नहीं सुनो कि सिंधिया का महल है? यही सिंधिया लोग अंग्रेजों का मदद भी किए थे। बताओ कहाँ, तो कैसे सब जाएगा तो भारत से उस टाइम? कुछ लोग विद्रोह किए, कुछ लोग नहीं किए। कितने भारतीय लोग मतलब अंग्रेजों का सहयोग भी किए। देख रहे हो पहले का टाइम, एकजुटता नहीं था।
फिर यहाँ पे देख लो, पहले यहाँ पे देखो, किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा? वीडी सावरकर ने। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा? वीडी सावरकर ने। पूछता है इसे। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। मतलब एग्जाम में दे देता है इसे कि 1857 का जो विद्रोह था इसको एक षड्यंत्र कहा। किसने कहा? तो इन दोनों ने कहा था। देख लेना इसको। यहाँ पे देखो, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका है? तो आरसी मजमूदार था। मतलब जब 1857 का क्रांति हुआ, दमन हो गया, तो कुछ भारतीय थे, कुछ अंग्रेज थे जो अपना अपना विचार रख रहे थे कि 1857 में क्रांति क्या था। कुछ लोग बोल रहे थे कि षड्यंत्र है, तो कुछ लोग बोल रहा था कि स्वतंत्रता की पहली लड़ाई थी, बीडी सावरकर ने कहा। किसी ने कहा कि जो 1857 में क्रांति था वो एक षड्यंत्र था, तो इन दोनों ने कहा, अंग्रेज थे दोनों। फिर आरसी मजमूदार ने क्या कहा? तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसने कहा? तो आरसी मजमूदार ने कहा। देखो एसन सेन क्या कहे, इनका क्या कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एसन सेन थे। पूछ सकता है कि स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था उसका सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एसन सेन थे। ठीक। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे आ जाओ पहले, इसके बाद यहाँ पे आते हैं। देखो यहाँ पे 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तकें, कुछ पुस्तक लिखा गया था 1857 पे, और उनके लेखक यहाँ पे हैं। जो बोलेंगे बस वही पढ़ना है, इसको छोड़ देना। यहाँ पे आओ, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, विनय दामोदर सावरकर। यहाँ पे जो ये बात बोले थे ना, 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा? वीडी सावरकर। और इन्होंने एक किताब भी लिख दिया था, इसी नाम से किताब लिख दिए थे। वही किताब की यहाँ पे चर्चा है, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई का एक किताब लिख देते। कौन लेखक थे? विनय दामोदर सावरकर। ठीक। 1857 ऐसे लिख दोगे ना तो समझ में आ जाएगा। 1857 ये बुक किसने लिखा? ये बुक एसन सेन ने। और एसन सेन कौन थे? तो यही क्या थे? सरकारी इतिहासकार थे एसन सेन। फिर छोड़ देना, यहाँ पे आओ, कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, सर सैयद अहमद खान। मतलब इंडियन रिवोल्ट का क्या कारण था, किसने लिखा? ये बुक हो गया, किसने लिखा? सर सैयद अहमद खान। देखो इनके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़े भी थे कहीं। देखो अभी हम लोग पढ़े थे ना कि विद्रोह के कारणों को भारतीय भाषा में लिखे थे कौन? सर सैयद अहमद खान। और जो विद्रोह के जो कारण लिखे थे उसको किताब में लिख दिए थे, और इस किताब का क्या नाम पड़ गया? तो कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। कॉजेज मतलब कारण, रिवोल्ट मतलब विद्रोह। इंडियन जो भारतीय विद्रोह हुआ था उसका कारण के नाम से किताब लिख दिए। कौन लिखा था? तो सर सैयद अहमद खान। इतना समझा रहे हैं भाई, समझ रहे हो? मुंह दर्द करने लगा। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर हीरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में वो एक अकेली पुरुष थी, अकेली मर्द थी, मर्द बोले थे शायद। किसने कहा था? हीरोज ने कहा था। क्या कहा था? तो ये बात कहे थे। थोड़ा सा ये रह गया, इसमें बता देते हैं। देखो 1857 विद्रोह पर आधारित प्रमुख मत में वही है, कुछ इंडियन लोग कुछ बोलेंगे कि 1857 के विद्रोह क्या था, कुछ अंग्रेज बोलेगा क्या था। जैसे यहाँ पढ़े ना कि इसने कहा षड्यंत्र है, इसने कहा कि प्रथम लड़ाई है, सब लोग बोल रहे हैं कुछ, तो वैसे ही कुछ लोग यहाँ पे अपना भाव व्यक्त करेंगे कि क्या था। देखो वही बात है, यहाँ पे वीडी सावरकर यहाँ भी आए, यहाँ बोले, यहाँ पे, और यहाँ किताब लिख दिए। यहाँ पे किताब लिखे ना, तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। वीडी सावरकर 1857 ईस्वी का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा था? तो वीडी सावरकर ने कहा था। अशोक मेहता क्या कहे थे? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। पूछ सकता है एग्जाम में कि विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था, ये बात किसने कहा था? 4 ऑप्शन दे देगा, 1 2 3 4, टिक लगा दो, अशोक मेहता, ऐसे पूछता है। फिर एसन सेन एक किताब लिखे थे 1857, अभी हम लोग पढ़े ना यहाँ पे 1857 किताब लिखे थे। कौन? एसन सेन लिखे थे। ये क्या बोले थे कि जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ
वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। ये बोल रहे हैं कि जो लड़ाई शुरू हुआ ये धर्म के लिए शुरू हुआ था और क्या हुआ तो स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। ये बात एस एन सेन कहे थे। अशोक मेहता हो गया, सावरकर हो गया। आरसी मजूमदार क्या बोले थे कि प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना ही था और ना ही प्रथम, क्या बोल रहे हैं, प्रथम राष्ट्रीय संग्राम नहीं था और ना ही प्रथम राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। कौन बोला था? आरसी मजूमदार। तो समझ में नहीं रहा क्या बोल रहा है। तो यही बोल रहा है कि ना ही प्रथम राष्ट्रीय संग्राम था और ना ही प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। आरसी मजूमदार बोले थे। इसको छोड़ देना अभी, नहीं इसको पढ़ लेना। सिपाही विद्रोह था, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद आ रहा है कि किसी एग्जाम में पूछा था। सर जॉन लॉरेंस बोले थे सिपाही विद्रोह था। फिर यहाँ पे इसको छोड़ देना, इसको छोड़ देना, इसको पढ़ लेना एक बार। इसको विद्रोह, यहाँ पे सिपाही विद्रोह हो गया। किसने बोला था? सर जॉन लॉरेंस ने बोला था। यहाँ पे 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। किसने कहा था? तो बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था। बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ठीक, इसमें से मतलब इनका पढ़ लेना, इनका पढ़ लेना, इनका बार बार रिवीजन करना, बार बार रिवीजन करना, रिवीजन करना, रिवीजन करना। जो टिक लगाए वही पढ़ना है और इसने क्या क्या कहा था सब देख लेना। बस हो गया। तो 3 टॉपिक हुआ अभी, एक टॉपिक, दो टॉपिक हुआ। अभी 30 मिनट हो गया। अब इसी का देख लेते हैं लूसेंट नेक्स्ट वीडियो में। जो टिक लगाए बस वही पढ़ना है और सारा कुछ जो टिक लगा दिए सारा कुछ इंपॉर्टेंट ही है, समझ रहे हो ना।